तारीख को चुनाव खत्म हुए जी। तो इमीडिएटली सबसे पहला काम मैंने यही किया कि अपने कैबिनेट सेक्रेटरी साहब से भेंट की और उनको कहा कि भाई देखिए, ये वेतन आयोग जो है वो हमारे लिए इस समय सबसे बड़ा प्रश्न है। मनमोहन सिंह जी से भी मिला, इसी सवाल पे मिला कि कांग्रेस के प्रधानमंत्री भी कुछ अच्छा किए। सुनिए ना, हम उनसे भी मिले, हाँ। जो मनमोहन सिंह जी से। हाँ। आपके पीछे लोग क्यों लगे रहते हैं? हम भी देखते हैं कमेंट में आपके पीछे ही पड़े रहते हैं सब। चंदन, एक बात मैं हाँ। जो हमारे बुजुर्ग लोग या सब लोग कहते रहते हैं, मैं भी पढ़ता रहता हूँ कि हमेशा पत्थर जो हैं वो फलदार वृक्षों पर ही चलाए जाते हैं। कोई बबूल पे आपको पत्थर मारते हुए नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन अगर आम का पेड़ है, फल उसमें लगे हुए हैं, तो उसके ऊपर पत्थर जरूर मारेंगे लोग। तो आप फल दे क्यों नहीं देते सबको? बांट नहीं तो बांट तो रहे हैं, उनको मालूम है कि यही आदमी कुछ दे सकता है। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। साथियों, जिनके लिए आप बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि जो चुनाव जीत कर आए हैं उनका इंटरव्यू करिए, उनसे बात करने की कोशिश करिए, और खासकर जब से आपको खबर बताई कि जो एआरएफ के जनरल सेक्रेटरी हैं शिव गोपाल मिश्रा जी की बैठक हुई थी कैबिनेट से, उसके बाद से आपने और जोर मचा दिया कि कम से कम वो पता करिए, उनसे बात करिए कि क्या बात हुई थी। आज हमारे साथ सर हैं शिव गोपाल मिश्रा सर। सर, बहुत स्वागत है आपका अंगवानी पर, और बहुत आभार आपका कि आज आपने समय दिया। तो सर, चुनाव में आप जीत गए और आज जो है हमने सर को कहा कि जो है सर समय दीजिए थोड़ा सा, तो आज तो बड़ा मतलब रिलैक्स महसूस कर रहे होंगे। ये सही है कि बड़ा तनाव रहा 1.5 महीने तक, और इतना लंबा चुनाव का पीरियड था। हाँ। तो देश में सब जगह जाने का मौका भी मिला, और ये तो सही है, जो मर्जी वो लोग बोले, लेकिन चुनाव में तनाव तो रहता है। था तनाव? बिल्कुल तनाव था। और इस चुनाव में मैंने 2007 के भी चुनाव देखे और 2013 का भी चुनाव देखा। हाँ। लेकिन ये चुनाव तो बहुत ही विचित्र था। अच्छा, विचित्र कैसे? इसलिए कि ऐसे ऐसे नैरेटिव्स ड्रा करने की कोशिश की गई कि जिसकी कि हम लोग ट्रेड यूनियन मूवमेंट में, आंदोलन में कभी अपेक्षा नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा तो विशेष तौर पर एक ही सोच रहता है कि हमारा कोई विरोधी नहीं है। हमने कभी अपने ट्रेड यूनियन के साथियों को विपक्षी नहीं माना। तो मुझे लगता है कि जब चुनाव के प्रचार के दौरान इतने मिथ्या आरोप, इतनी जो है वो चीज़ें, ऐसी ऐसी बातें जो कि जिनका कि कोई सिर पैर नहीं है, कि अपने लिए थोड़ी ना कर रहा है, ये अपने लड़के को जो है वो टिकट दिलवा रहा है, फलाना कर रहा है जी, इस तरह के खूब कमेंट आते थे जी। तो अब ये सब चीज़ें सुन करके, बात करके दुख तो होता था, लेकिन ये भी लगता था कि ये कुछ जो है वो ऐसी कुंठित आत्माएं हैं जो हमेशा ऐसा काम करती हैं। सब लोग जबकि आप कई जगह, मैंने आपकी जो रैली, जो प्रोग्राम तो वहाँ कवर किया, वहाँ पे जबकि आपने इस बात को लोगों को बताया भी, क्लियर भी किया, लेकिन फिर भी इस तरह, तो आपके प्रति मेरा भी जो एक ये बड़ा क्यूरियोसिटी बढ़ी कि आखिर आपको लोग इतना क्यों निशाने पे लेते हैं। ये सवाल मतलब मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर आपके पीछे लोग क्यों पड़ रहे थे इस तरह से। तो आज आप हैं, आप बता ही दीजिए। अब रिलैक्स भी हैं, आप जीत भी गए हैं, और आपकी जो फेडरेशन आपका नंबर 1 रहा है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो इतने विरोध के बाद भी आप जो भी कह रहे थे, आपकी पर्सनल ये मतलब दुष्प्रचार जो भी है, इनके बाद भी आपका फेडरेशन नंबर 1 रहा, तो इसकी तो बधाई फिर से एक बार। लेकिन क्यों आपके पीछे लोग क्यों लगे रहते हैं? हम भी देखते हैं कमेंट में आपके पीछे ही पड़े रहते हैं सब। चंदन, एक बात मैं जो हमारे बुजुर्ग लोग या सब लोग कहते रहते हैं, मैं भी पढ़ता रहता हूँ कि हमेशा पत्थर जो हैं वो फलदार वृक्षों पर ही चलाए जाते हैं। कोई बबूल पे आपको पत्थर मारते हुए नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन अगर आम का पेड़ है, फल उसमें लगे हुए हैं, तो उसके ऊपर पत्थर जरूर मारेंगे लोग। तो आप फल दे क्यों नहीं देते सबको? नहीं तो बांट तो रहे हैं, उनको मालूम है कि यही आदमी कुछ दे सकता है, तो इसी को कुछ न कुछ कमेंट करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा एक बात ये भी है कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे कि हमारा जो उनकी सोच जो है वो हमेशा से ये रही है कि उनके अंदर एक भावना ही रहती है कि एआरएफ जो है वो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें, मैं अभी से नहीं कहूँगा, मैं तो बहुत एक छोटा सिपाही हूँ एआरएफ का,
लेकिन चाहे जयप्रकाश जी रहे हों, बीवी गिरी रहे हों, चौबे जी जैसा महान नेता रहा हो, पुरू जी रहे हों या प्रिय गुप्ता रहे हों, हर व्यक्ति ने डाउन द लाइन या डाउन टू अर्थ होकर के जी लोगों की सेवा में उतरने का काम किया। और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि उन्हीं के पद चिन्हों पे चलें। तो जहाँ सिर्फ सेवा भाव ही रहेगा वहाँ पे कुछ उन लोगों को बहुत तकलीफ होती है जो कि सेवा में विश्वास नहीं रखते हैं। उनका विश्वास जो है वो हमेशा इसी बात में होता है कि हम कैसे जो है वो चीज़ों का विरोध करें और जो कुछ अच्छी चीज़ें हो रही हैं उनको किस तरीके से जो है मलाइन करने की कोशिश करें। तो लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। हमें खुशी है कि इस सारे आंदोलन में जो एक डिफरेंट नैरेटिव्स बनाने का प्रयास किया गया, ख़ासतौर पर यूपीएस को एक मुद्दा बना करके जी कई संगठनों ने चुनाव को लड़ा। तो मैं समझता हूँ कि आज की तारीख में वो जरूर चिंतन और मंथन करेंगे कि उनका नैरेटिव जो है वो फेल हुआ है। लेकिन जो बात हम भी अपने दूसरे साथियों की तरह कह सकते थे कि ये हम इसके साथ नहीं हैं और हम भी आपको कल ओपीएस ला करके दिलवा देंगे। जी लेकिन मुझे मालूम है कि जब हम भारत सरकार से बातचीत करते हैं और बातचीत जब प्रधानमंत्री के स्तर पर हो जाए फिर उसके बाद आकर के लोगों से झूठ बोलना, उनको झूठे आश्वासन देना, वो बहुत गलत बात है। अब लोग जीत करके आए भी हैं, मैं उनको बधाई भी देना चाहता हूँ कि उनकी जो नैरेटिव्स हैं, झूठे गढ़े हुए नैरेटिव्स पे लोगों ने उनको चुनने का काम किया है। मुझे आशा है कि वो बहुत जल्दी अपना कोई प्लान चॉकआउट करेंगे और जल्दी लोगों को ओपीएस दिलवाने का काम करेंगे। हम भी इंतजार करेंगे उनको माला पहनाने का, उनको बधाई देने का। मेरा अपना सोच ये है कि देखिए हमने सारी लड़ाई ओपीएस के लिए लड़ी और सभी साथियों को एक साथ एक मंच पर लाने का काम किया कि भाई हमें ओपीएस चाहिए। जब हम सब साथियों को लगा कि ओपीएस ये देने वाले नहीं हैं तो हम लोगों ने वही किया कि जो बेस्ट अमंग दी मतलब फेल्योर्स का मामला होता है कि उसमें चुनना है आपको, तो आदमी यही चुनता है कि जो बेस्ट है उसको ले लो। तो हम लोगों ने उसको लेने का काम किया और ईमानदारी से लोगों को बताने का काम किया कि भाई ये बातें हुई हैं, हमारा तो प्रस्ताव ओपीएस का ही था, उन्होंने ये कहा है, बाकी हम लोग एक हम लोगों का सोच है कि जो मिले उसको ले लेना चाहिए और बाकी के लिए हमेशा आगे संघर्ष का रास्ता खुला रहता है। तो ओपीएस जो है वो ऐसा नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि ओपीएस ख़त्म हो गया है या उसका मुद्दा ख़त्म हो गया है। अभी यूपीएस के लिए नोटिफिकेशन हो जाएगा, हम लोग देखेंगे कि उसमें ओपीएस में और जो उनका नोटिफिकेशन है उसमें क्या फ़र्क रह गए हैं। हम निश्चित तौर पर जो बची हुई चीज़ें हैं ओपीएस की उनको लेने का पूरा प्रयास करेंगे और उसके लिए सरकार बात करके मानेगी तो भी ठीक है, नहीं बात करके मानेगी तो हमने तो संघर्ष को हमेशा चुनने का काम। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ओपीएस अभी भी खुला हुआ ऑप्शन है? अच्छा। और हम निश्चित तौर पर एक कोशिश करेंगे कि जो ओपीएस में मिलता था अगर हम उससे बेहतर नहीं ले आ सकते हैं तो कम से कम उतना तो हासिल जरूर कर ले जो ओपीएस में मिलता था। तो आपको ये लगता है कि ओपीएस से भी बेहतर कुछ हो सकता है? हो सकता है। अच्छा, ओपीएस से भी बेहतर हो सकता है। अच्छा, तो वो लाने की वो भी लाने की कोशिश। तो एक बात तो है सर, जो कि हमने भी निजी तौर पर देखा कि जब चुनाव में रेलवे का चुनाव था ना, इस बार का चुनाव, मतलब हमने तो नहीं सोचा था कि ऐसा चुनाव इतना गहमागहमी और इतना आरोप प्रत्यारोप वाला भी होगा और चुनाव में इतना। लेकिन आपका संगठन, मतलब आप जो थे, एक थे कि हाँ आप आए थे और कह रहे थे कि हमने यूपीएस लिया है सरकार से, हमारा जो समझौता है हमने यूपीएस लिया है, क्योंकि आप कह रहे थे कि हाथी आ गया है, पूछ बचा है और पूछ हम ले लेंगे। तो इस बात से हमने भी कई जगह आपके संगठन के भी लोगों से बात की तो वो कह रहे थे कि मिश्रा साहब ये कहते थे। तो क्या था कि, और लेकिन उसके विरोध में देखते थे कि काफ़ी कमेंट्स आते थे आपके बारे में, तो क्या था कि आप लोग उसको मतलब वो ठीक से उस समय समझा नहीं पाए थे या क्या? अब तो आप जीत गए, कम से कम कर्मचारी तो पढ़े लिखे लोग मानते हैं, उन्होंने सोच समझ के ही वोट दिया होगा, तो इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए दो बातें हैं चंदन, एक तो ये है कि कोई भी चुनाव संगठन के आधार पे ही लड़ा जाता है जी। तो मैं ये तो नहीं मानता हूँ कि हमारा संगठन जो है वो कहीं पर भी जो है वो विफल रहा है।
लेकिन मैं ये जरूर मानता हूँ कि कुछ जगहों पर हमारा संगठन उन लोगों के बीच में जहाँ पर ये नैरेटिव्स बनाए जा रहे थे उन बच्चों के बीच में जाकर के उनको कन्विंस करने में असफल रहा। अच्छा। और तमाम जगह हम 13 जोन में जीते हैं, तो वो वहाँ पर भी ओपीएस मुद्दा था, वहाँ पर भी यूपीएस मुद्दा था, लेकिन हमारे लोग सफल रहे लोगों के बीच में जा करके उनको समझाने में कि नहीं, ये कोई ऐसा सवाल नहीं है। अगर हम ओपीएस का 80% हासिल कर सकते हैं तो हमारे अंदर क्षमता है, हम 20% जो बचा हुआ है, वही पूंछ की बात जो होती है, हम उसको भी हासिल कर लेंगे। तो हाथ से निकल गया है, पूंछ को भी किसी दिन धक्का दे करके और वो भी निकाल देंगे। तो जहाँ हमारे लोगों ने पेनिट्रेट किया उस सेक्टर के लोगों को, खासतौर पर नए बच्चे बच्चियों को, और ये तो निश्चित है कि उनको विश्वास है ऑल इंडिया रनिंग फेडरेशन उसके एफिलिएट्स पे, तो हमने जहाँ अपनी विश्वसनीयता को बना करके रखा और उनको जा करके समझाने की कोशिश की, वहाँ हम लोग सफल रहे और वहाँ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा एक जो चंदन, सबसे बुरी बात मैं कहूँगा कि इस चुनाव में बहुत ऐसी चीज़ें जो हैं वो प्रयोग में लाई गई जो कि मैं समझता हूँ कि ट्रेड यूनियन के चुनाव में उनका कोई स्थान नहीं है। जैसे कि आप कास्ट के ऊपर बात करें, अच्छा। जैसे आप जो है कैटेगरी के ऊपर बात करें, और एक मुझे बहुत पीड़ा है इस बात को कहते हुए कि पैसा जो है वो कभी भी ट्रेड यूनियन के चुनाव में हिस्सा नहीं लिया। मतलब इस बार पैसा और जो तमाम सामाजिक कहना चाहिए विकृतियां हैं चुनावों की, वो इस चुनाव में भी देखने को मिली। मतलब हमारे पास में इस बात के प्रमाण है, मैं उनको जाहिर नहीं करूंगा। अच्छा। लेकिन हमारे पास में वीडियोस हैं, हमारे पास में चीज़ें हैं, हमारे पास में सामान बांटते हुए लोगों की फोटो हैं, हमारे पास दारू की बोतलें बांटते हुए और उसके ऊपर उनके मोनोग्राम लगे हुए फोटोज हैं। लेकिन चूंकि हमारा इस चुनाव में ये सब कुछ हुआ, सब कुछ हुआ, पैसे तक बांटे गए, पैसे तक बांटे गए। ये तो अंदाजा था कि इस बार का चुनाव बड़ा, मतलब कोई आम चुनाव से ये नहीं हम लोग समझते थे कि इतना हो जाना। यूनियन के चुनाव में इस तरीके का चीजों का इस्तेमाल होगा। हमसे कुछ लोगों ने कहा कि वो ऐसा कर रहा है, आप क्यों नहीं करोगे? हमने कहा हम हारना पसंद करेंगे, लेकिन हम ये सब काम नहीं करेंगे। वो मतलब हमारे कुछ लोग आए, उन्होंने कहा कि कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं। अच्छा, समझे कि नहीं? आप क्यों नहीं करते? तो हमने उनको बहुत सीधा जवाब दे दिया कि हम चुनाव हारना पसंद करेंगे, लेकिन हम इस तरीके का काम नहीं करेंगे, क्योंकि हम इस तरीके का काम करने का मतलब है कि हम अपने नैतिकता से ही खत्म हो जाएंगे, फिर हम यूनियन क्या करेंगे? हम तो एक तरीके से बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे अगर हम इस तरीके का काम करने लगे। आपके ऊपर लोग कहते हैं कि आप बीजेपी से काफी करीब है ना, मोदी जी के साथ जो है आप। नहीं, ऐसा तो खैर कुछ जो लोग कहते हैं न्याय तौर पर गलत करते हैं। ना मैं बीजेपी का मेंबर हूँ और ना कोई ये कह सकता है कि मैं बीजेपी का जो है वो कोई वो हूँ। लेकिन एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, इस देश में खाली हमारा रोल एज ए रेल कर्मचारी नहीं है, हम इस देश के नागरिक भी हैं। तो एज ए नागरिक अगर मुझे ये लगता है कि नहीं, कोई भी प्रधानमंत्री अच्छा काम कर रहा है, तो मैं उन लोगों में नहीं हूँ कि हर समय, जैसे कुछ लोगों ने एक मन बना लिया है कि हमेशा विरोध ही करेगा, तो हम विरोध नहीं करेंगे। मोदी जी कोई जो है वो कर्मचारियों के खिलाफ, किसानों के खिलाफ मोदी जी ने जो है वो किया, तो मैंने जाकर के शंभू बॉर्डर पर उनको समर्थन दिया। हम जो है वो किसानों को हम वहाँ पर जाकर के उनके लिए जो है वो सामग्री भी दी और उनको समर्थन भी देने का काम किया। लेकिन अगर मोदी जी कोई अच्छा काम करते हैं तो हम उसके लिए उनकी खिलाफत करते रहे हमेशा, उनको ना हम उनके अंधभक्त हैं और ना हम जो है वो हैं। जो अच्छा काम करेगा उसका हम लोग उनको जरूर बधाई देंगे। मैं मनमोहन सिंह जी से भी मिला, इसी सवाल पे मिला कि कांग्रेस के प्रधानमंत्री भी कुछ अच्छा किए। सुनिए ना, हम उनसे भी मिले, जो मनमोहन सिंह जी से, और इसी सवाल पर मिले थे। तब तो PFRDA एक्ट आया नहीं था। अच्छा। सिर्फ JPC बनी थी और उस JPC में सब लोगों ने ये बात कही थी कि इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मिनिमम पेंशन नहीं है।
एक क्रॉस द पार्टी लाइन। इवन कांग्रेस के लोगों ने भी कहा था कि होना चाहिए। जसवंत सिन्हा जी से मिले, उन्होंने कहा कि भाई ये हमने अपनी सिफारिश दे दी है, अब ये सरकार का काम है कि वो उस पर जो करे। अब मनमोहन सिंह जी से हम लोगों ने, तमाम लोगों ने प्रदर्शन किया वहाँ अपने जंतर मंतर के ऊपर जा करके उनको मेमोरेंडम दिया। अब उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि हम जो है वो इस बारे में कुछ बात ही नहीं कर सकते हैं, ये तो प्रेरोगेटिव है पार्लियामेंट का, वो जो चाहे वो करे, हम तो नहीं इसमें कुछ कर पाएंगे। तो सवाल है कि दूसरी तरफ आप देखिए, इसी सवाल पर जब हमारा टकराव हो गया कमेटी से, जो कमेटी बनी थी सोमनाथन जी की अध्यक्षता में, और ये टकराव हो गया कि नहीं हम 50% से नीचे नहीं मानेंगे, तो अगर कोई दूसरा प्रधानमंत्री होता मोदी के अलावा, तो शायद हो सकता है वो कुछ अलग सोचता। हमको ये बताया गया था कि शायद बहन जी निर्मला सीतारमण जी बात करेंगी आपसे। अच्छा। लेकिन अचानक 21 तारीख को सोमनाथन जी का फोन आया कि आप कहाँ हैं। मैंने कहा मैं दिल्ली में हूँ। कहने आप यहाँ आइए, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने कहा कि आपसे प्रधानमंत्री जी मिलेंगे। अच्छा, 21 तारीख को? 21 अगस्त को। अच्छा। तो मुझे लगा यार, अभी तो ये 2 दिन पहले कह रहे थे कि आप लोग तैयार रहिएगा, शायद आपको वित्त मंत्री बुलाने वाली है। हाँ, इसको भी लेके काफी विवाद हुआ। NFIR के लोगों ने कहा कि नहीं हमें कुछ पता नहीं था, अचानक से जो है ये हो गया। देखिए ये तो झूठ का भंडार है। हाँ। जितनी बातें मुझे मालूम है उतनी बातें JCM स्टाफ साइड के लीडर होने के नाते NFIR के जो महामंत्री हैं उनको पता है, हर एक चीज़ मालूम है। और ये वो कह नहीं सकते। ये मुझे नहीं लगता है कि वो ऐसी बात बोलेंगे। उन्होंने तो साफ साफ कहा है कि जो है नहीं हमें कुछ पता नहीं था, प्रधानमंत्री ने हमें बुला के बस फोटो खिंचवा लिया और ये कर दिया, कि हमें तो पता भी नहीं था कि UPS पे बात होनी है, UPS पे। हालांकि हमने कहा कि ये अगर इस लेवल पर आकर के लोग इस तरीके की बात करते हैं चंदन, तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं होगा ट्रेड यूनियन आंदोलन का। हाँ, उन्होंने कहा आप प्रधानमंत्री से मिलने जा रहे हैं और आपको ये नहीं मालूम है कि उसने काहे के लिए आपको बुलाया है, हमें बुला के फोटो खिंचाया। तो आप गए क्यों वहाँ पे? आपको सब मालूम था। वहाँ जाने से पहले हम लोगों ने इंटरनल मीटिंग की है, सारे लोग मौजूद थे वहाँ पर, जो स्टाफ साइड JCM के लोग हैं। बाकायदा ओपन तरीके से हम लोगों ने डिस्कशन किया है। उस डिस्कशन में उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। उन्होंने ये कहा है कि प्रधानमंत्री के यहाँ चलेंगे। मैं अब बहुत उसको खुला बातें नहीं कर सकता हूँ। बहुत सारे लोग तो कह रहे थे वो जो दे रहे हैं ले लो। अच्छा, जो दे रहे हैं ले लो, काहे के लिए आफत कर रहे हो, कोई नहीं तुम्हारे कहने से हड़ताल करने वाला है। लेकिन हम लोगों ने कहा भाई, हमने जब एक स्टैंड ले लिया कि हम 50% से नीचे नहीं जाएंगे, जो OPS में आधी पेंशन मिलती थी उससे नीचे जाने का मतलब है कि हम लोगों के बीच में क्या जाकर के संदेश देंगे। तो हम 50% से नीचे तो नहीं जा सकते। तो अगर प्रधानमंत्री जी भी ये बात कहेंगे कि आप 40% मान जाइए, तो हम उनसे भी विनम्रता से कह देंगे कि आप हमको माफ़ करिए, क्योंकि हम लोगों को भी जो है वो ट्रेड यूनियन के बीच में रहना है और हम 50% से नीचे नहीं जाना चाहते। तो मन में ये बात बन गई थी। तो ये सारी बातें प्रधानमंत्री के जाने से पहले फिरोज शाह रोड पर जो हमारा JCM का ऑफिस, वहाँ बैठ करके इंटरनल मीटिंग में हुई है। सारा कुछ चर्चा हुई। और फिर अगर वो कहते हैं कि हमको कुछ पता नहीं है, तो इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? मैं तो यही कहूँगा। उन्होंने साफ साफ कहा था कि हमें तो बुला के फोटो खिंचा लिया गया, हमें तो नाम तक पता नहीं था कि ऐसा कुछ होना है। तो खैर सर, अब तो चुनाव हो गया, जैसा भी सही दोनों जीत के आ गए, अब आगे क्या देखते हैं? अब देखिए, अब पहले तो हमको इस चुनाव का एक ईमानदारी से जो वोट हुआ है उस पर मंथन करना है। क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि इस बार के चुनाव में हमारा वोट शेयर कम हुआ है। अच्छा। हालांकि हम 13 जोन में जीत गए हैं, 2 जोन में हम सिंगल भी हैं। अच्छा। लेकिन हम 3 जोन्स में हारे भी हैं। अच्छा। और वो ऐसी जोन्स हैं जो कि मेरी समझ से वहाँ हमारे कार्यकर्ता बड़े अच्छे थे, बराबर वो रेगुलर लोगों की सेवा में भी रहते थे। लेकिन यही जो मनगढ़ंत और झूठे नैरेटिव्स हैं और जो तमाम सामाजिक विकृतियां हैं, जिनको कि इस्तेमाल करके इन चुनाव में जो है वो हमारे लोगों को हराया गया,
तो इन सारी परिस्थितियों को लेकर के हम लोग बैठेंगे, चर्चा करेंगे और उनके अंदर जो चुनाव हारने की पीड़ा है उसको समाप्त करने का काम करेंगे, क्योंकि हार और जीत तो जीवन में लगी रहती है। लेकिन हमारे जो मिशन है वो सिर्फ और सिर्फ रेल कर्मचारी, केंद्रीय कर्मचारी या सामूहिक तौर पर सारे देश का कर्मचारी हमारा एजेंडा है और उसको गैर राजनीतिक तौर पर रखते हुए हम सरकार से सीधे तौर पर ज़रूर बात करने वाले हैं। हमने अभी, आपको पता है कि जो है वो 10 तारीख को जो है वो चुनाव ख़त्म, 6 तारीख को चुनाव ख़त्म हुए, तो इमीडिएटली सबसे पहला काम मैंने यही किया कि अपने कैबिनेट सेक्रेटरी साहब से भेंट की और उनको कहा कि भाई देखिए, ये वेतन आयोग जो है वो हमारे लिए इस समय सबसे बड़ा प्रश्न है, क्योंकि हर आदमी के दिमाग में ये बात है कि 1 साल रह गया है, ये सरकार जो है वेतन आयोग बैठाएगी या नहीं बैठाएगी, हमारी तनख्वाहें बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी, हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर चेंज होगा या नहीं होगा, हमारे भत्ते बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। हर आदमी के दिमाग में एक संशय है। तो तनाव के बीच में काम करना, स्ट्रेस में काम करना, स्पेकुलेशन में काम करना, ये कर्मचारियों के लिए अच्छी बात नहीं है। और रेलवे जैसा विभाग जहाँ की स्ट्रेस जो है वो एक तरीके से सेफ्टी के लिए बहुत बड़ा खतरा है, तो वहाँ पर अगर ये चीज़ें ज़्यादा दिन तक लटकी रहेंगी तो अच्छा नहीं रहेगा। तो अभी हमारे दिमाग में तो यही है कि हम अपने तमाम लोगों को पहले तो एक आत्ममंथन करेंगे, हम लोग चिंतन करेंगे कि हमारा वोट परसेंटेज क्यों कम हुआ और जहाँ जहाँ पर गड्ढे हैं उनको हम लोग भरने का काम करेंगे, संगठन को और मजबूती से खड़े करने का काम करेंगे और आने वाले समय में जो हमारे सामने चुनौतियां हैं, विशेष तौर पर लोगों की प्रोन्नतियों के सवाल हैं, पे कमीशन का सवाल है, लोगों की वर्किंग और लिविंग कंडीशंस के सवाल हैं, जिन पर हम लोगों ने तमाम चर्चा की है चुनाव के दौरान कि हम इनमें सुधार कराएंगे। तो उन सब चीज़ों को लेकर के रेल मंत्रालय और भारत सरकार के सामने जाने का काम करेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि सरकार टकराव से बचने का काम करेगी और हमारे जो वाजिब मांगे हैं, जस्टिफाइड डिमांड्स हैं, उनको इमीडिएटली पूरा करने का काम करेगी और हम निश्चित तौर पर अगर कोई अपने ऑर्गेनाइजेशन को भी खड़ा करेंगे, तैयार करेंगे लोगों के बीच में, कि ताकि अगर कोई संघर्ष की नौबत आती है तो उसमें भी हम लोग खड़े उतरें। अभी रेलवे पर कुछ ऐसे भी संगठन आ गए हैं, कम से कम 2 जोन और 1 प्रोडक्शन यूनिट में जीत करके, कि जो हमारे मैं कहूँगा वैचारिक तौर पर तो विरोधी नहीं है, लेकिन विचारधारा हमारे लोगों की मिलती है, लेकिन वो संघर्षशील जमाते भी हैं। लेकिन एक समस्या यह है कि वो हमको अपना विरोधी मानते हैं, हालांकि हम उनके विरोधी हैं नहीं। तो हम उनसे भी बातचीत करेंगे, अच्छा, कि ब्रॉडर यूनिटी के लिए, रेलवे में इनके भलाई करने के लिए अच्छा है कि हम लोग एक साथ एक मंच पर इकट्ठा हों और जो दूसरे साथी हैं जो बराबर इतने सालों से सत्ता में रहे हैं और अभी भी वो सत्ता का सुख भोग रहे हैं, जब भी कोई दूसरा दल की भी सरकार बन जाती है तो वो समझते हैं ये उन्हीं की सरकार है, तो उनसे भी बातचीत करेंगे कि भाई ये कम से कम कुछ कॉमन मिनिमम डिमांड्स के ऊपर एक एजेंडा बनना चाहिए और सामूहिक रूप से इस पर एक संघर्ष की रूपरेखा बने तो वो बेहतर रहेगा। क्योंकि मुझे ये पता है कि अगर हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं तो उसका एक ही सूत्र है, वो है एकता, और उस एकता को बनाए रखने की जिम्मेदारी मैं समझता हूँ कि मेरे साथ साथ मेरे दूसरे साथियों की भी है। मैं तो अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी से प्रयास करूँगा, बाकी उनके ऊपर डिपेंड करता है। आप जो ये कह रहे थे कि इस पर हम आत्ममंथन करेंगे, जो भी वोट शेयर जो भी कम हुआ आपका, तो क्या इसमें ओपीएस यूपीएस का कुछ योगदान है या कुछ अलग ही मसला है? नहीं है, थोड़ा बहुत तो उसका भी है। अच्छा, ऐसा नहीं कि उसका नहीं है, उसका भी है। अच्छा, देखिए, जहाँ पर हमारे लोग सक्रिय थे वहाँ पर ओपीएस यूपीएस का नुकसान उतना नहीं हुआ, क्योंकि वो हमारी यूथ कमेटी अगर अच्छी काम कर रही थी तो वो लोग अपने युवाओं को समझाने में सफल रहे। लेकिन जहाँ युवाओं के बीच में उनकी उतनी पैठ नहीं थी
तो वो उसको नहीं कर पाए। दूसरी बात यह है कि ये जो दूसरा काम हुआ है कि चुनाव से पहले जो है वो शराब पिला देना, पैसा दे देना और इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो ठीक नहीं रही। एक तीसरा काम और भी हुआ है कि नॉर्मली जितने भी एसोसिएशंस होते थे, जैसे रनिंग स्टाफ एसोसिएशन है या हमारे जो दूसरे एसोसिएशन हैं उसी तरीके के रेलवे के, वो अभी तक जितने भी चुनाव हुए उनमें सापेक्ष या परोक्ष रूप से वो ऑल इंडिया रेलवेज फेडरेशन के साथ रहते थे। लेकिन इस चुनाव में उनमें से बहुत सारे लोग जो है वो हमारे से छिड़क करके दूसरे लोगों के साथ चले गए, और ऐसे लोगों के साथ चले गए जो मजदूर आंदोलन में कभी भी संघर्ष की भूमिका नहीं रही जिनकी। अच्छा। तो कहीं ना कहीं पर मैं इसमें उनकी कमी नहीं मानता हूँ। हम अपने अंदर ही ढूंढने का प्रयास करेंगे कि वो गए क्यों। अच्छा। हम उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगाते। जरूर कहीं ना कहीं हमारी कोई कमी होगी, हमारे साथियों की कमी होगी कि जिसकी वजह से ये सब हुआ है। तो इन सब चीज़ों को भी हमें समझना पड़ेगा, और भविष्य में अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए सरकार से संघर्ष करना पड़ेगा तो वहाँ हर व्यक्ति की भूमिका होगी, वो चाहे रिकॉग्नाइज यूनियंस हों, चाहे अनरिकॉग्नाइज यूनियंस हों, चाहे वो एसोसिएशंस हों। तो हम पीछे भी हमेशा ऑल इंडिया रेलवेज फेडरेशन ने तो NCCRS बनाया, हमने भी NCCRS बनाया, तो हमें सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम उस चीज़ को भी देखने का काम करें। जितनी व्यापक एकता रहेगी, संघर्ष उतना ही गंभीर होगा और विजय भी वो जो है वो उतनी ही प्यारी होगी, और हमें जो हमारी मांगे हैं वो भी उतनी ही जल्दी हासिल होने का। तो सर आपको अभी कहीं जाना भी है, तो लेकिन फिर भी आपने इतना समय दिया सर, और जो मुद्दे वो हालांकि छूट गए, जो आपकी मीटिंग भी खैर किसी और अगले वीडियो में कर लेंगे, लेकिन इतना समय निकाला आपने, बहुत बढ़िया लगा। और सबसे बड़ी बात जो आपने कही कि चुनाव के बाद चुनाव में तो जीत गए, जो एकता की बात आपने कही वो शायद कर्मचारियों के लिए भी सबसे इम्पोर्टेंट यही है। हम भी कर्मचारियों के लिए चैनल दिखाते हैं, आप भी कर्मचारियों के ही नेता हैं, तो आपने जो कहा, तो हम भी उम्मीद करते हैं कि कल को शायद सब एक हो जाए, एक होकर लड़ाई को और मजबूत करें ताकि कर्मचारियों को सब कुछ मिले। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको। समय धन्यवाद चंद्र। तो साथियों आप भी इसी तरह चैनल को देखते रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, और संभव हो तो ज्वाइन भी करिएगा, जिससे हमें आपके लिए और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिले। धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।